आप सभी को शुभ संध्या। यूजीसी फर्स्ट पेपर में आज आप लोग लॉजिक में भी इंडियन लॉजिक के विषय में पढ़ेंगे। हाँ, सभी को शुभ संध्या। देखिए, इंडियन लॉजिक जो है और वेस्टर्न लॉजिक में दो पोर्शन आपके आते हैं, इंडियन और वेस्टर्न। इन दोनों को आपको क्रमवार ढंग से पढ़ाया जाएगा। हाँ, साथ ही साथ एक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि आपका 90 दिन का जो कोर्स है वो स्टार्ट हो चुका है। तो जिन बच्चों को एडमिशन लेना होगा वो आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। ये कोर्स आपका 90 दिन का डिज़ाइन किया गया है और 90 दिन यानी कि आपका 3 महीने में ये कोर्स ख़त्म कर दिया जाएगा। तो अब चलते हैं आज की पहली क्लास की तरफ, लॉजिक की। तो आपको इसमें सबसे पहले आप लॉजिक के बारे में जान लीजिए कि वास्तव में यूजीसी फर्स्ट पेपर में, यूजीसी के जो फर्स्ट पेपर है उसमें लॉजिक कैसी चीज़ें पूछ रहा है उसको देख लीजिए। देखिए, यूजीसी पेपर फर्स्ट में जो लॉजिक का पोर्शन है आज यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों को लॉजिक में ही सबसे अधिक दिक्कत होती है। ये मैथ की तरह होता है, अगर आप समझ जाएंगे तो 5 में से 5 क्वेश्चन करने में बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगी। तो बहरहाल लॉजिक के दो पोर्शन है, भारतीय और दूसरा पोर्शन है आपका पाश्चात्य। तो लॉजिक को आपको दो पोर्शन मिला के पढ़ना है। होता क्या है, ठीक है, देखिए होता क्या है, यूजीसी में कुछ पेपरों में 3 प्रश्न जो होते हैं वो भारतीय से आ जाते हैं, कुछ पेपरों में 3 प्रश्न पाश्चात्य से आ जाते हैं। तो इसी तरह से बांट करके प्रश्न आपके बनते हैं। 3 भारतीय आ जाएगा तो 2 आपका क्या आ जाएगा, पाश्चात्य। 3 पाश्चात्य आ जाता है तो 2 आपका भारतीय आ जाता है। तो लॉजिक में आज हम लोग इंडियन लॉजिक पढ़ेंगे और इंडियन लॉजिक का एक छोटा सा पोर्शन है भारतीय दर्शन प्रमाणों के आधार पर, उसी पे आज चर्चा होगी। तो आज ध्यान से देखिएगा, बहुत सी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी जिससे दिक्कत नहीं होगी। देखिए, असल में जो आपको भारतीय दर्शन पढ़ना है इसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले देखिए, आपको लॉजिक में भारतीय दर्शन पढ़ना है, क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन बनते रहते हैं, आसान होते हैं। दर्शन, देखिए लॉजिक के पोर्शन में दर्शन के बड़े छोटे छोटे प्रश्न होते हैं। तो सबसे पहले जरूरी बात यह है कि दर्शन को आप किस तरह पढ़ते हैं। पहला होता है दर्शन को 2 रूप में बांट करके पढ़ना, पहला आस्तिक और दूसरा नास्तिक। यूजीसी में एक आध बार आपसे प्रश्न पूछ चुका है, कौन से आस्तिक दर्शन के अंतर्गत आते हैं, कौन से नास्तिक दर्शन के अंतर्गत आते हैं। माइक में खरखराने की आवाज आ रही है, वो शायद हो सकता है कि हवा से आ रही हो, बहरहाल ठीक कर लेते हैं एक बार। चलिए धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। चलिए देखिए, आस्तिक और नास्तिक दर्शन, तो इसको याद करने के लिए सबसे आसान तरीका आपके पास क्या होता है, आप नास्तिक के नाम याद कर लीजिए, जो बाकी दर्शन होंगे वो आस्तिक होंगे। तो नास्तिक केवल और केवल 3 है जो आपको प्रमुख रूप से जानने हैं। पहला चार्वाक, दूसरा जैन, तीसरा बौद्ध। अब इस पे एक बात समझिएगा, 3 दर्शन नास्तिक हैं, चार्वाक, बौद्ध और जैन, ठीक है। तो ठीक है, तो अगर चार्वाक, जैन और बौद्ध आपके नास्तिक दर्शन है, तो अगर यूजीसी ने पूछा कौन सा आस्तिक दर्शन नहीं है, तो आप ये 3 याद कर लीजिए, ये तीनों नास्तिक दर्शन आते हैं। बाकी कोई भी दर्शन दे देगा, सांख्य, योग, मीमांसा, वैशेषिक, कुछ भी दे देगा, न्याय, वो सब के सब किस में चले जाएंगे, आस्तिक दर्शन में। इतनी बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई। देखिए, याद करने के लिए कोई चीज ऐसी बनाइए जो कि आसान हो। ये जरूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा 9 दर्शन एकदम एक साथ याद कर लें आस्तिक नास्तिक में। आप करिए क्या कि नास्तिक याद कर लीजिए, क्योंकि नास्तिक कम है, चार्वाक, जैन और बौद्ध। इसके अतिरिक्त जितने दर्शन मिलेंगे वो सब के सब आस्तिक होंगे। यहां तक सबको समझ में आ गया? यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? आप नास्तिक याद कर लेंगे तो आस्तिक अपने आप समझ में आ जाएंगे। कोई भी आपसे पूछेगा न्याय दर्शन क्या है, तो आपको पता है 3 ही नास्तिक हैं, तो जो न्याय दर्शन होगा अपने आप क्या होगा, आस्तिक दर्शन। तो इसको आगे हम बना देते हैं कि आप आसानी से याद कर लीजिए, क्योंकि प्रवर्तक भी पूछता है। तो देखिए, यहां मैं आस्तिक दर्शन लिख दे रहा हूं,
और यहाँ नास्तिक, साथ में उनके प्रवर्तक। ये याद रहेगा तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी दर्शन के विषय में बताने में। कोई भी क्वेश्चन किसी तरह का आएगा आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो आस्तिक दर्शन के अंतर्गत आपको पता है न्याय दर्शन, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा आते हैं। पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा आते हैं। ये जो 6 दर्शन है ये प्रमुख आस्तिक दर्शन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, हाँ नमस्ते। देखिए न्याय दर्शन के प्रवर्तक आपको पता ही है, जिन बच्चों को नहीं पता याद कर लेना, यूजीसी कई बार मिलाने को देती है। अक्षपाद गौतम है या गौतम मुनि है। ठीक है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? अक्षपाद गौतम। ठीक, इसके बाद योग दर्शन के आप सभी को पता है पतंजलि है। ठीक है, योग दर्शन के आप सभी को पता है पतंजलि है। सांख्य के कपिल या कपिल मुनि आप जानते ही हैं। ठीक है, वैशेषिक दर्शन के उलुक कणाद है। ये जरूर याद कर लेना, कई बार मिलाने के लिए आ जाता है तो इतना पता होना चाहिए। वैशेषिक दर्शन के उलुक कणाद हैं प्रवर्तक। अब आता है मीमांसा में पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा, 2 भाग बढ़ जाते हैं। पूर्व मीमांसा जो है मीमांसा कहलाती है, उत्तर मीमांसा को ही हम वेदांत कहते हैं। इतना ध्यान देना, कई बार आ जाता है। तो पूर्व मीमांसा के जो प्रवर्तक हैं वो जैमिनी है और उत्तर मीमांसा के बादरायण है। उत्तर मीमांसा के बादरायण है। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? प्रवर्तक जरूर याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो न्याय दर्शन के अक्षपाद गौतम या गौतम मुनि है, योग दर्शन के पतंजलि हैं, सांख्य के कपिल मुनि हैं, वैशेषिक के उलुक कणाद है, पूर्व मीमांसा के जैमिनी है और उत्तर मीमांसा के बादरायण है। इतनी बातें अगर समझ में आती हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। कभी मिलाने को पूछ दे, आस्तिक दर्शन पूछ दे, प्रवर्तक पूछ दे, इतना पता होना चाहिए। यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत ना हो तो आगे बढ़े, क्योंकि नास्तिक दर्शन में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। देखिए नास्तिक दर्शन में मैंने बताया चारवाक दर्शन है, तो चारवाक के प्रवर्तक जो हैं, चारवाक को ही माना जाता है सामान्यतः। जैन को कोई समस्या ही नहीं है, महावीर स्वामी। जैन बौद्ध आपसे पूछता नहीं और वैसे भी आपको याद रहता है। ठीक है, तो इसके लिए बिल्कुल मत परेशान होइएगा। तो जैन बौद्ध में तो बिल्कुल समस्या ही नहीं होती, प्रवर्तक पूछेगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? चलिए बेहतर है दिक्कत नहीं है तो, क्योंकि देखिए छोटी छोटी बातें याद करते रहेंगे तो एग्जाम में कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा और ऑप्शन आप सही लगा के आएंगे। अब यूजीसी में जो चीज जरूरी है उस पे देखिए। यूजीसी का डायरेक्ट टॉपिक है लॉजिक का प्रमाण। प्रमाण से एक प्रश्न अवश्य ही बनता है हर बार पेपर में, और अगर आप प्रमाण को ढंग से सीख जाते हैं तो इतना तो है कि लॉजिक में एक प्रश्न आपका बिल्कुल गलत नहीं हो सकता। लॉजिक में आपका इंडियन लॉजिक में एक टॉपिक ही है, यूजीसी ने सजेस्ट कर रखा है प्रमाण। और प्रमाण में भी आपको 6 प्रमाण दिए गए हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन कौन से? तो पहला प्रमाण आपका प्रत्यक्ष है। ये सिलेबस में डायरेक्ट दिया हुआ है इसलिए इसको विशेष रूप से पढ़ना होता है। प्रत्यक्ष, शब्द, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। आपको ये 6 प्रमाण एग्जाम ने डायरेक्ट दिए हुए हैं और आपको ये पढ़ने होंगे। तो इसमें आपको देखिए अब करता क्या है, प्रमाणों के विषय में तो आपसे पूछता है वर्गीकरण वगैरह पे। वेद को नास्ति, जो वेदों का प्रमाण न माने वह नास्तिक दर्शन। बिल्कुल, आस्तिक और नास्तिक दर्शन वास्तव में ईश्वर की सत्ता को मानने या न मानने पर नहीं था, बल्कि वेदों की सत्ता को मानने या न मानने पर था। ठीक है, चलिए तो प्रमाणों में सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कौन सा दर्शन कौन सा प्रमाण मानता है और कौन सा दर्शन कौन सा प्रमाण नहीं मानता है, और यही एग्जाम में आपसे पूछा जाता है।
16, हाँ 16 प्रमाण की आवश्यकता इसलिए नहीं कि यूजीसी फर्स्ट पेपर में 6 मूल प्रमाण हैं जिनको आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इन 6 पे ही आप क्या करिए, सबसे अधिक केंद्रित रहिए, फोकस रहिए, क्योंकि यूजीसी के लिए पढ़िए उतना जो उसके सिलेबस में आ रहा हो। अधिक पढ़ना कोई बुराई नहीं है, लेकिन सबसे जरूरी है एग्जाम क्लियर करना, तो उसके लिए पढ़िए, सबसे अच्छी बात है। बहरहाल प्रमाणों में आपको कौन सा दर्शन किस प्रमाण को स्वीकार करता है, कौन सा नहीं स्वीकार करता है, ये पढ़ना विशेष रूप से जरूरी है। तो आज हम आपको बताएंगे कौन सा दर्शन किस प्रमाण को मानता है अथवा नहीं मानता है। इससे भी एक प्रश्न आपका बन जाता है, कई बच्चे गलत करते हैं, लेकिन आप लोग आराम से सीखिए कि कौन सा दर्शन कौन सा प्रमाण मानता है अथवा नहीं। देखिए आप लोग इस चार्ट को अच्छे से याद कर लीजिएगा, फिर आपको प्रमाण में बिल्कुल ही दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए दर्शन, अब मैंने आपको एक चीज कहा था कि यूजीसी ने केवल 6 प्रमाण आपके सिलेबस में रखे हैं, तो मैं आपको केवल 5-6 प्रमाण के ही द्वारा, मतलब उन्हीं 6 प्रमाणों के द्वारा दर्शन के हिसाब से बताऊंगा। तो पहला प्रमाण क्या है, प्रत्यक्ष, ठीक है। दूसरा प्रमाण अनुमान, तीसरा प्रमाण शब्द, ठीक है। इसके बाद आपका उपमान। आज के बाद ये दिक्कत नहीं होगी कि कौन सा दर्शन कौन सा प्रमाण मानता है अथवा नहीं, अर्थापत्ति और एक है अनुपलब्धि, ठीक है। आपको ये 6 प्रमाण किस दर्शन में कौन सा है, इसको समझने के लिए बस इस चार्ट को बस देख लीजिएगा, तो आपको ये दिक्कत होना बंद हो जाएगी कौन सा दर्शन किस प्रमाण को स्वीकार करता है या नहीं करता है। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से कर सकेंगे। जितने भी प्रमुख दर्शन है उनको यहाँ पर हम उल्लेखित कर दे रहे हैं कि आपको इससे दिक्कत ही ना हो कि किस प्रमाण से कौन सा दर्शन संबंधित है अथवा असंबंधित है। तो देखिए सबसे पहले चार्वाक। देखिए चार्वाक असल में एक ऐसा दर्शन है जिसे भौतिकवादी दर्शन कहा जाता है, इसी को लोकायत दर्शन कहा जाता है, और इस दर्शन का जो फिलॉसफी है वो सबसे ही अलग रही है। तो सबसे पहले चार्वाक, इसके बाद बौद्ध वैशेषिक, बौद्ध वैशेषिक, ठीक है। इसके पश्चात सांख्य, सांख्य, योग, देखिए सांख्य हो गया, योग हो गया, जैन, इसके पश्चात न्याय, इसके बाद प्रभाकर मिश्र ने क्या माना है, यूजीसी ने एक बार पूछा था तो इनका भी नाम दर्ज कर दिया जा रहा है कि प्रभाकर मिश्र ने किसे प्रमाण माना है। फिर इसके बाद कुमारिल भट्ट का भी प्रमाण पूछ चुका है, तो आप कुमारिल भट्ट को भी याद कर लीजिए, इन्होंने कितने प्रमाण माने हैं। ठीक है, कुमारिल भट्ट के पश्चात शंकर भी इसी में आते हैं, तो कोई बात नहीं, इतने लोग को अगर आप याद कर लेंगे तो आपको प्रमाणों की संख्या से बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। इस चार्ट को ध्यान से समझ लेंगे तो एक प्रश्न जो आपका यूजीसी में बनता है वो आपको दिक्कत करना बंद कर देगा कि किस दर्शन में प्रमाणों की क्या संख्या है। और ये जो प्रमाणों वाले प्रश्न हैं आप 2020 के बाद से किसी भी साल के पेपर को, किसी भी सेट को सॉल्व करेंगे तो हर 2 सेट में से एक सेट में ये प्रश्न आपको आसानी से मिल जाएगा। तो देखिए चार्वाक केवल प्रत्यक्ष प्रमाण स्वीकार करते हैं, अन्य कोई प्रमाण नहीं स्वीकार करते। बात समझ में आई? चार्वाक केवल प्रत्यक्ष प्रमाण स्वीकार करते हैं, अन्य कोई प्रमाण स्वीकार नहीं करते। ठीक है, इसके बाद बौद्ध और वैशेषिक प्रत्यक्ष के साथ ही साथ अनुमान प्रमाण स्वीकार करते हैं, अन्य कोई प्रमाण स्वीकार नहीं करते। इस चार्ट को अच्छे से बना लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, तो इससे आपके कई प्रकार के प्रश्न क्या होंगे, अपने आप सॉल्व होने लगेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आता है सांख्य, योग, जैन, इसी में रामानुजम और जैमिनी भी आते हैं। तो वो 3 प्रमाण स्वीकार करते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द को स्वीकार करते हैं, बाकी प्रमाण स्वीकार नहीं करते। बात समझ में आ रही है? देखिए
चार्वाक केवल प्रत्यक्ष प्रमाण स्वीकार करते हैं, अन्य कोई प्रमाण स्वीकार नहीं करते। बौद्ध वैशेषिक केवल प्रत्यक्ष और अनुमान को स्वीकार करते हैं, बाकी अन्य प्रमाण स्वीकार नहीं करते। इसी तरह न्याय दर्शन 4 प्रमाणों को स्वीकार करता है, बाकी जो आगे के 2 हैं उनको स्वीकार नहीं करता। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, न्याय दर्शन आपसे पूछा जाता है, कई बार आ चुका है, तो इसको और अच्छे से याद कर लीजिएगा। प्रभाकर मिश्र 5 प्रमाण स्वीकार करते हैं, 1 प्रमाण अनुपलब्धि स्वीकार नहीं करते। और जो आपका अंतिम है कुमारिल भट्ट और शंकर, ये 6 प्रमाण स्वीकार करते हैं। तो इसमें कई प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। इस चार्ट को आप अच्छे से देख लीजिए बिना किसी समस्या के। देखिए चार्वाक, अगर कोई पूछेगा केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण किसने स्वीकार किया, तो आप इस चार्ट को आसानी से अगर समझ चुके हैं तो बता पाएंगे केवल प्रत्यक्ष को चार्वाक ने स्वीकार किया। या फिर आपसे इसका दूसरा प्रश्न कैसे बन सकता है, कौन सा दर्शन है जो अनुमान को प्रमाण नहीं मानता। तो एक चीज देखिए, इस पूरे दर्शन में केवल चार्वाक ही है जो अनुमान को प्रमाण नहीं मानते। तो इस तरह से इस चार्ट में अगर किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो बताइए, चार्ट में कहीं भी कुछ ना समझ में आया हो तो बताइए, नहीं तो हम इसके आगे बढ़ें। आराम से देख लीजिए चार्ट को और स्क्रीनशॉट ले लीजिए या बना लीजिए, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट चार्ट है, आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में आपको इसके कई प्रश्न मिल जाएंगे। आराम से इसको देखिए और कोई समस्या हो तो बताइए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। आज आपको वर्गीकरण बताएंगे, क्योंकि उससे भी एक प्रश्न आता है एग्जाम में। जल्दी जल्दी देख के बताइए। क्योंकि इसमें देख लीजिए, अगर कहीं भी आपको कोई समस्या हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस चार्ट को अपना स्क्रीनशॉट ले लेना, आराम से देखना, कोई समस्या नहीं होगी। देखिए लॉजिक को जितने आसान ढंग से आप पढ़ेंगे उतनी जल्दी समझ में आएगा, लॉजिक को कठिन करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। अब इसी चार्ट के आधार पर हम कुछ प्रश्न आपको देते हैं, आप उसको करने का जरा प्रयास करिए कि इस प्रश्न को बना पा रहे हैं कि नहीं, अगर आपको चार्ट थोड़ा भी दिमाग में है तो। देखिए एक प्रश्न है, केवल प्रत्यक्ष और अनुमान को किस दर्शन ने प्रमाण माना। केवल प्रत्यक्ष और अनुमान को किस दर्शन ने प्रमाण स्वीकार किया या माना, प्रमाण स्वीकार किया। नॉर्मली आसानी से देख करके सभी लोग आंसर दे दीजिए कि किसने प्रत्यक्ष और अनुमान को केवल प्रमाण माना है, बाकी अन्य 4 प्रमाणों को नहीं माना है जो यूजीसी में आपके हैं। जल्दी से सोचिए और बताने का प्रयास करिए कि किस किसने माना है, क्योंकि प्रश्नों की इसमें कई वैरायटी मिल सकती है। यूजीसी आपके साथ भाषा के साथ ही सारा वैचारिक मतभेद लाती है। तो प्रत्यक्ष अनुमान को कौन सा दर्शन प्रमाण मानता है, बाकी अन्य को नहीं। ऑप्शन आपका हम दे रहे हैं, चार्वाक, प्रभाकर मिश्र, शंकर, 3 आपके ये हो गए, चौथा बौद्ध। हाँ सही आंसर है बौद्ध और वैशेषिक। जिन्होंने वैशेषिक बताया वो भी सही है, बौद्ध वैशेषिक बताया वो भी सही है। समझ में आ गई बात। तो इस तरह के जो भी प्रश्न आएंगे यूजीसी में आप उसको करने का प्रयास करेंगे तो इस चार्ट से बन जाएंगे, कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि मैंने 6 प्रमाण को अलग अलग तरीके से आपको ये बताया कि किस तरह से ये सारी चीजें हो सकती हैं। अब आपको प्रमाणों का वर्गीकरण बताते हैं, जिससे एक क्वेश्चन आता है, वो पूछता है कि प्रत्यक्ष प्रमाण का कौन सा भाग है अथवा नहीं है, या प्रकार है अथवा नहीं है। तो आज आप एक एक चार्ट को देखिएगा कि किससे कौन सा भाग बन सकता है, विभाजित होता है अथवा नहीं होता है। उसके बाद अगली क्लास में हम आपको प्रमाणों के विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रमाण क्या है, प्रत्यक्ष। आज सबका वर्गीकरण बताएंगे और इस वर्गीकरण से हर साल क्वेश्चन बनते हैं,
हर 2 सेट में इसका एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है, तो इस पे ध्यान दीजिएगा, वर्गीकरण को अच्छे से समझिएगा। प्रत्यक्ष का हम ऐसे वर्गीकरण करते हैं 2 तरह का। पहला होता है लौकिक प्रत्यक्ष, दूसरा होता है अलौकिक प्रत्यक्ष। पहला होता है लौकिक प्रत्यक्ष, दूसरा होता है अलौकिक प्रत्यक्ष। ठीक है, तो आपको लौकिक के भेद और अलौकिक के भेद पता होने चाहिए, क्योंकि वो आपसे पूछता है। ठीक, तो लौकिक के 2 भेद होते हैं, एक बाह्य लौकिक और दूसरा मानस लौकिक। और अलौकिक के 3 भेद होते हैं, सामान्य लक्षण। इनके नाम से ही आपसे प्रश्न बन जाते हैं कि अलौकिक के अंतर्गत नहीं आता, तो आपको बस नाम भी पता रहेगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो पहले तो सबसे पहले ये जान लीजिए वर्गीकरण है कैसा। दूसरा ज्ञान लक्षण, तीसरा योग लक्षण या योगज। योग लक्षण या योगज। क्वेश्चन कई प्रकार से बन सकते हैं कि लौकिक के अंतर्गत कौन सा नहीं आता, तो 3 ये याद कर लीजिए, इसमें से कोई भी देगा, अपने आप समझ सकते हैं कि ये लौकिक के अंतर्गत नहीं आता, अलौकिक के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब आगे देखिए, बाह्य लौकिक में देखिए, अगर आपसे पूछ रहा है बाह्य लौकिक के अंतर्गत क्या आता है, तो इसका सबसे आसान तरीका होता है आपकी ज्ञानेंद्रियां जो हैं वो सब बाह्य लौकिक के अंतर्गत आती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ज्ञानेंद्रियों में जो सारी चीजें आती हैं, मतलब आपकी ज्ञानेंद्रियां कितनी हैं, 5, ये सब के सब बाह्य लौकिक के उदाहरण हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, ये दोनों क्या है, लौकिक का है। और अलौकिक में सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण और योगज है। ठीक है, प्रत्यक्ष के 2 भेद हैं, लौकिक और अलौकिक। लौकिक के भी 2 भेद हैं, बाह्य और मानस। बाह्य अगर आपसे पूछेगा तो आपकी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं वो बाह्य के अंतर्गत आती हैं, और 1 मन, मतलब कुल मिलाकर के लौकिक के अंतर्गत टोटल 6 आते हैं, और अलौकिक के अंतर्गत टोटल 3 आते हैं, सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण और योगज। इसके बाद भी लौकिक प्रत्यक्ष का एक और भेद बनाया जा सकता है, वो भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में कई प्रकार से प्रश्न बनते हैं। अब लौकिक प्रत्यक्ष को हम एक और प्रकार से बांट सकते हैं। पहला निर्विकल्प प्रत्यक्ष, मतलब निर्विकल्प। दूसरा सविकल्प, निर्विकल्प का मतलब बिना विकल्प के, सविकल्प का मतलब विकल्प के साथ। और तीसरा होता है प्रतिभिज्ञा। तो अगर आपसे पूछेगा, एक तो लौकिक का ये भेद है बाह्य और मानस, दूसरा लौकिक का एक और भेद है निर्विकल्प, सविकल्प और प्रतिभिज्ञा। ठीक है, तो आपको जिस तरह से यूजीसी प्रश्न देगी आप उस तरह से इसको करने का प्रयास करिएगा। ये देख करके बताइए आपको ये भेद समझ में आ गया, बस आपको इसके नाम याद करने हैं। अगली कक्षा में प्रत्यक्ष होता क्या है और इसके बारे में किस तरह से और उदाहरण वाले प्रश्न बनते हैं, वो सारी चीजें बताई जाएंगी। अभी इतना देख करके बताइए आपको प्रत्यक्ष के ये भेद समझ में आ गए, किसी बच्चे को कोई समस्या तो नहीं इस प्रकार के भेदों को करने में। ठीक है, यहां तक आराम से देखिए बिना किसी समस्या के। अगर कोई समस्या हो तो बताइए, नहीं तो हम अगले प्रमाण का आपको वर्गीकरण समझाएं, क्योंकि इस वर्गीकरण से हर बार क्वेश्चन बनता है और इसको देख करके आप आसानी से समझ सकते हैं कि आपको कैसे करना है। क्योंकि अगर आप इसका नाम ही नहीं जानते होंगे तो आप इसका कैसे बताएंगे कि वर्गीकरण है अथवा नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम अगला आपको बताते हैं। प्रत्यक्ष का वर्गीकरण इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछता है, और दूसरा वर्गीकरण इंपॉर्टेंट है अनुमान का। ये 2 वर्गीकरण सबसे अधिक इंपॉर्टेंट होते हैं यूजीसी के पेपर के लिए। साथ ही साथ अगर आप लोग फिलॉसफी का पेपर दे रहे हैं विषय का, तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। सर लास्ट में क्या लिखें, देखिए अंतिम में प्रतिभिज्ञा लिखें। प्रतिभिज्ञा मतलब पहचान। प्रतिभिज्ञा थोड़ा सा स्पष्ट अगर नहीं दिख रहा है तो मैं लिख दे रहा हूं, प्रतिभिज्ञा, इसका अर्थ होता है पहचान। ठीक है, प्रतिभिज्ञा
चलिए इसके पश्चात आपको बताते हैं अनुमान। अनुमान का वर्गीकरण भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये वर्गीकरण आपको स्पष्टतः याद हो जाने चाहिए। अगर याद हो जाएंगे तो परीक्षा में आप जब प्रश्नों को करेंगे तो ये शब्द अगर आपको पता रहेंगे तो बिल्कुल दिक्कत ही नहीं होगी। नहीं तो अगर ये शब्द ही नहीं पता रहेंगे तो आप इसको पेपर को लगेगा कि पेपर आपका क्या बना है, कठिन बना है। ठीक है, तो अनुमान को आपको कैसे पढ़ना है। अनुमान के 3 वर्गीकरण होते हैं, वो तीनों वर्गीकरण आपको समझने हैं। अनुमान को 3 तरीके से विभाजित किया जाता है, वो तीनों वर्गीकरण आप समझ लीजिए तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो अनुमान का जो पहला वर्गीकरण है वो प्रक्रिया के आधार पर होता है। तो अनुमान को हम इस तरह से बांट करके भी देख सकते हैं। पहला देखिए, एक होता है स्वार्थानुमान। जब हम स्वयं के लिए अनुमान करते हैं हम उसे बोलते हैं स्वार्थानुमान, मतलब स्वयं के लिए, स्वयं निर्णय लेने के लिए कोई अनुमान करते हैं तो वो होते हैं क्या है, स्वार्थानुमान। लेकिन दूसरों को समझाने के लिए जब हम अनुमान लगाते हैं तो उसी को बोलते हैं परार्थानुमान। तो पहला तो अनुमान का वर्गीकरण ये हो गया आसान सा, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। दूसरा जो वर्गीकरण होता है वो होता है अनुमान के समय के आधार पर। तो अनुमान के समय के आधार पर अनुमान को हम कैसे बांटते हैं इसको समझिए। अनुमान का जो दूसरा वर्गीकरण है वो है कार्य हो चुका हो उसको देख करके अनुमान लगाते हैं तो हम उसी को बोलते हैं शेषवत अनुमान। कारण देख करके जब हम कार्य का अनुमान लगाते हैं, जैसे बादल काले देख लिए और बोल देंगे कि अब बारिश होने वाली है, उसे बोलते हैं हम पूर्वत अनुमान। और जब 2 चीजों के मध्य तुलना या समानता प्रकट करते हैं उसी को हम बोलते हैं सादृश्यानुमान। सादृश्यानुमान। तो अनुमान का दूसरा वर्गीकरण इस तरह है, समय और वस्तु की तुलना के आधार पर। पहला वर्गीकरण अनुमान की प्रक्रिया के आधार पर है, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। दूसरा वर्गीकरण शेषवत, पूर्वत और सादृश्यानुमान है। और अनुमान का एक तीसरा वर्गीकरण भी है, उससे आजकल बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं, उसको और अच्छे से देख लेना। अनुमान का जो तीसरा वर्गीकरण है जिसमें होता है केवलान्वयी, मतलब केवल अन्वयी, दूसरा केवल व्यतिरेकी। सारे टर्म आपको एक एक करके समझाए जाएंगे लेकिन ये नाम जरूर याद कर लीजिएगा। और तीसरा होता है अन्वय व्यतिरेकी। अन्वय व्यतिरेकी, ठीक है। अनुमान का जो तीसरा वर्गीकरण है केवलान्वयी, दूसरा केवल व्यतिरेकी और तीसरा अन्वय व्यतिरेकी। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या वर्गीकरण में, आप में से किसी बच्चे को इस वर्गीकरण में कोई समस्या हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम आपको अगले प्रमाण का वर्गीकरण बताएं। लेकिन आप इसको अच्छे से बस याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में ये शब्द आपको बार बार मिलेंगे। और जिन बच्चों को ये दिक्कत हो कि शब्द कहाँ मिलेंगे, तो 2019 से लेकर के 2023 तक के जो पेपर हुए हैं आप उसमें बार बार इन प्रश्नों को ढूंढेंगे, ये शब्द आपको बार बार दिखेंगे। और आप अब जो होगा इस शब्दों से परिचित हैं तो उन क्वेश्चनों में से कुछ क्वेश्चन आसानी से लगा भी सकेंगे। और जब आप इसकी परिभाषा समझ जाएंगे तो सारे प्रश्न इसके लगा लेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं हम तीसरे प्रमाण की तरफ और उसका वर्गीकरण समझते हैं, क्योंकि बिना वर्गीकरण के आपको बाकी चीजें समझ में नहीं आएंगी। चलिए अब आता है शब्द, ठीक है। हाँ भैया प्रणाम। देखिए शब्द प्रमाण जो है वो बहुत आसान है। शब्द प्रमाण को आपको ज्यादा वर्गीकरण नहीं समझना, शब्द प्रमाण का 2 ही वर्गीकरण है, बहुत सिंपल सा। पहला वर्गीकरण तो कहता है कि शब्द 2 प्रकार के होते हैं, जैसा जिसे हम बोलते हैं दृष्ट अदृष्ट, ठीक है। जिसे आप बोलते हैं दृष्ट या दृष्टार्थ, अदृष्ट या अदृष्टार्थ। सबकी परिभाषाएं समझाएंगे। सामान्यतः ऐसा समझ लीजिए, जब मैं आपसे ये कहूं कि मैं टीचर्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा हूं तो ये जो शब्द हैं ये प्रत्यक्ष भी हैं, आप देख पा रहे हैं कि हाँ सर आते हैं, पढ़ाते हैं, जाते हैं, तो ये दृष्टार्थ है। और कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि दृष्टार्थ नहीं होते, जैसे मैं कह दूं कि आप सभी बहुत पापी हैं, तो अब ये दिखेगा नहीं, ये शब्द आप किसी को दिखेगा नहीं कि पापी हैं, तो ये क्या होगा, अदृष्टार्थ होगा, ठीक है।
लेकिन दृष्टार्थ वो होता है जैसे मैं कह दूं कि मैं यहाँ पे आके पढ़ाता हूँ या मैं यहाँ रहता हूँ, इलाहाबाद में रहता हूँ, ये सारी चीजें क्या है, दृष्टार्थ के अंतर्गत हैं। तो पहला भेद तो ये हो गया। दूसरा भी इसका एक भेद होता है जिसको हम वैदिक और लौकिक में बताते हैं, तो वो बड़ा सिंपल सा है। शब्द का जो दूसरा वर्गीकरण है वो इससे भी आसान है। एक शब्द को हम वैदिक शब्दों की श्रेणी में रखते हैं और दूसरे जो वचन इत्यादि हैं जो बोल रहे हैं वो लौकिक की श्रेणी में रखते हैं। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, देखिए शब्द प्रमाण दो प्रकार से विभाजित किए जाते हैं, दृष्टार्थ अदृष्टार्थ में, या फिर दूसरा वर्गीकरण है वैदिक और लौकिक में। यहां तक अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो फिर आगे बढ़ें। इन्हीं तीनों प्रमाणों के वर्गीकरण आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये तीनों प्रमाण के अगर वर्गीकरण आपको समझ में आ जाएंगे तो आप लॉजिक का एक क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या, आराम से देख लीजिए, किसी बच्चे को यहां तक कोई समस्या हो तो बताए। ठीक है, तो एक एक करके मैं फिर से प्रमाणों पे चलता हूं। अगर किसी ने नोट ना किया हो, स्क्रीनशॉट ना लिया हो तो कम से कम देख करके उसको याद करने का प्रयास कीजिएगा। मैं प्रत्यक्ष से आपको दिखा दे रहा हूं स्टार्टिंग से। देखिए मैंने सबसे पहले आप लोग को क्या बताया, दर्शन। तो कौन सा दर्शन कौन सा प्रमाण मानता है इसका मैंने चार्ट बनाया था। आसानी से इसको देख करके आप समझ सकते हैं कि किसने कितने प्रमाणों को स्वीकार किया है अथवा अस्वीकार किया है। तो जो बच्चे स्क्रीनशॉट नहीं लिए हों वो अपना ले लें एक एक करके, तो मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। इससे आप लोग को ये रहेगा कि अगर आपने नोट नहीं भी किया है तो स्क्रीनशॉट से आपका काम चल जाएगा और आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा दर्शन कौन सा प्रमाण स्वीकार करता है वो सामने है। इसके बाद मैंने आप लोग को बताया प्रत्यक्ष प्रमाण, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रत्यक्ष और अनुमान सबसे इंपॉर्टेंट प्रमाण के वर्गीकरण है, ये किसी बच्चे को नहीं भूलने चाहिए। तो प्रत्यक्ष प्रमाण को मैंने बताया कि लौकिक अलौकिक में बांट सकते हैं, जिसमें लौकिक के 6 भेद होते हैं, जैसे 5 बाह्य और 1 मानस। अलौकिक के 3 भेद होते हैं, सामान्य, ज्ञान और योग। ठीक है, सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण और योग लक्षण। इसके अतिरिक्त प्रत्यक्ष का एक और, लौकिक प्रत्यक्ष का एक और वर्गीकरण किया जा सकता है निर्विकल्प, सविकल्प और प्रतिविज्ञा में। ठीक है, अब अगला मैंने बताया अनुमान। अनुमान भी आपका इंपॉर्टेंट प्रमाण है। तो प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण के वर्गीकरण को अच्छे से याद रखिएगा। देखिए अनुमान को 3 प्रकार से बांटा जा सकता है। पहला जो है, अनुमान को आप बांटेंगे स्वार्थानुमान और परार्थानुमान में। दूसरा वर्गीकरण कहता है कि हम इसे समय के आधार पर या कार्य कारण के आधार पर बांट सकते हैं, जैसे शेषवत, पूर्वत और सादृश्य अनुमान। तीसरा वर्गीकरण कहता है कि इसे हम संबंध के आधार पर बांट सकते हैं, केवल अन्वयी, केवल व्यतिरेकी और अन्वय व्यतिरेकी। इसके बाद मैंने एक अंतिम प्रमाण का वर्गीकरण बताया, शब्द प्रमाण का। ये बहुत ही आसान और सरल था। शब्द को 2 भागों में बांटा जा सकता है, दृष्टार्थ और अदृष्टार्थ, या फिर दूसरा वर्गीकरण करता है कि वैदिक शब्द और लौकिक शब्द। हाँ भैया प्रणाम। देखो अब इतने ये जो 3 प्रमाण है यही सबसे अधिक वर्गीकरण के रूप में पूछे जाते हैं और इन्हीं का वर्गीकरण यूजीसी पूछते भी है। तो इतनी चीजें आपको स्पष्टता आनी चाहिए। कल जो आपकी कक्षा चलेगी उसमें एक एक प्रमाण की परिभाषा और उनके उदाहरण फिर से पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, उदाहरण परिभाषा आवश्यक है और सारे उदाहरण आप सभी भी ध्यान दीजिएगा। आपके पास पेपर होगा, आप जितने भी प्रमाणों के प्रश्न हैं या उदाहरण हैं एग्जाम में आए हुए, उन सबको अपने पास टिक लगा करके रखिएगा। जो नहीं समझ में आएगा साथ में पूछ लीजिएगा, तो परिभाषा के अंतर्गत आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी पेपर के लिए आपके पास पर्याप्त समय है और यहाँ पर 90 दिन का आपको पता ही है कि क्लास चलेगी। उसके बाद भी आपके पास रिवीजन के लिए 1-2 महीना आसानी से बचेगा। इसलिए अपना धीरे धीरे कर करके कोर्स पढ़ते रहिए और बाकी कोई समस्या हो तो पूछ लिया कीजिए। किसी बच्चे को अगर कोई समस्या हो या जानना हो तो पूछ ले, नहीं तो आज की क्लास को हम फिर विराम देते हैं। कल आपको प्रमाण की परिभाषा और उदाहरण समझाए जाएंगे, तो अगर कोई समस्या हो तो आप पूछ लीजिए। चलो कोई समस्या नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है। तो ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं।
और कल की क्लास में आप, अगली क्लास में आप फिर जुड़िएगा, 5 बजे से आपकी क्लास चलती है, तो बाकी अपना पढ़ते लिखते रहिएगा। सभी को धन्यवाद।